गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने हाल ही में अपना टॉपिक शुरू किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें कुछ पॉइंट हमने कल करा दिए थे, कुछ पॉइंट बाकी है जिनको आज हम सीखेंगे। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और इंग्लिश ग्रामर की ऐसी मजेदार टिप्स लेते रहिए। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जी। तो प्यारे साथियों, कल मैंने आपको आई थिंक 3-4 रूल्स मैंने आपको समझा दिए थे इसके बारे में। अभी कुछ रूल्स बाकी हैं क्योंकि ग्रामर पे कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि बस 5 मिनट पे 10 मिनट पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मोटी मोटी चीज कराएंगे तो टॉपिक आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम बारीकी से लेके चलेंगे कोई टॉपिक को तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा सा ग्रामर पर ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं। तो पहले साथियों, अब जो पॉइंट हमारा आता है, आई थिंक रूल नंबर 5 जो आता है हमारा, उसमें हम क्या लेंगे। और रूल नंबर 5 हम देखेंगे व्हेन टू सब्जेक्ट्स। एक बात फिर कहूंगा मैं, सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। when two subjects are joined with and verb is plural। जब दो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन एंड से जुड़ जाते हैं तो उनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं होगी। जैसे राम एंड हरि आर फ्रेंड्स। राम और हरि दोनों मित्र हैं। राम एंड हरि आर फ्रेंड्स। राम और हरि मित्र हैं। अब इन सेंटेंस के अंदर प्यारे साथियों दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, दो नाउन आ रहे हैं जो जुड़ गए हैं एंड से, तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं उनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। ये बहुत सीधी सी बात है, बहुत सरल बात है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर दो सिंगुलर नाउन से पहले ईच या एवरी आ जाए, अगर सिंगुलर नाउन से पहले ईच या एवरी आ जाए तब हमारी वर्ब सिंगुलर होगी, तब हमारी वर्ब प्लूरल नहीं होगी। जैसे ईच बॉय एंड एवरी गर्ल was present in the function। each boy and every girl, ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन है, ये जुड़ गए हैं एंड से, लेकिन इन दोनों से पहले ईच या एवरी आ गया है, जिसकी वजह से इनके बाद में आने वाले जो वर्ब है वो सिंगुलर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं और जुड़े हुए हैं एंड से तो वर्ब आती है प्लूरल, लेकिन उन सिंगुलर नाउन से पहले अगर ईच या एवरी आ जाता है, अगर किसी सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी आ जाए तो उनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ये भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। समझ में आया? इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हैं आप। जी आगे समझिए। कभी कभी क्या होता है प्यारे साथियों, हमारे सब्जेक्ट तो सिंगुलर होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में नाउन आते हैं, नाउन दोनों ही सिंगुलर होते हैं और वो जुड़े हुए भी एंड से होते हैं, लेकिन उन दोनों नाउन का जो यूज होता है
वो किसी एक ही वस्तु, वो किसी एक ही व्यक्ति, वो किसी एक ही विचार के लिए होता है, तो उस कंडीशन में हम वर्ब को सिंगुलर रखते हैं, हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं। जैसे स्लो एंड स्टेडी, मीन्स दी रेस, अर्थात सतत अथवा लगातार प्रयास करने वाला, भले उसकी गति धीमी क्यों ना हो, लगातार प्रयास करने वाले की हमेशा जीत होती है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब यहां पर स्लो ये अपना नाउन है, स्टेडी ये भी अपना नाउन है, ठीक, जुड़ गए दोनों एंड से, तो रूल ये कहता है कि वो प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों का जो मतलब है वो एक किसी शिक्षा से है, एक किसी जो सलाह से है, एक यहाँ पे जो है एक विचार है कि लगातार प्रयास करने वाले की हमेशा जीत होती है। ये जो हमने सेंटेंस यूज किया है, ये यूज किया गया है कछुए और खरगोश की दौड़ को लेकर, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस के लिए वर्ब जो आ रही है वो सिंगुलर आ रही है, मींस ये सिंगुलर वर्ब है, ये वर्ब सिंगुलर है। तो जब कोई सेंटेंस प्रोवर्ब के रूप में यूज होता है तो उसमें आने वाली जो वर्ब होगी वो रूटीन वर्ब में आएगी, यानी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ गए आप लोग जी। तो इसमें ध्यान रखना प्यारे बच्चों, स्लो एंड स्टेडी विल नहीं आएगा, विल्स आएगा, विल्स दे देंगे। और देखिए राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। अब इधर समझना सेंटेंस को। इस वाले सेंटेंस में एक तो नाउन है राइस, दूसरा है कड़ी, ये भी नाउन है, दोनों ही सिंगुलर है, दोनों ही सिंगुलर है। अभी दोनों सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं एंड से, लेकिन के बाद में जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आ रही है। क्यों क्यों भाई, क्यों आ रही है सिंगुलर? सब पहले तो आपने बताया था प्लूरल वर्ब आएगी, अब आप कह रहे हैं सिंगुलर वर्ब आएगी। बिल्कुल आएगी, क्योंकि इन दोनों नाउन का जो मतलब है वो एक ही चीज से है, वो है फूड। जब राइस और करी को मिला दिया जाएगा तो दोनों मिलकर बन जाएंगे फूड, और ये हमारा बन जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। यानी यहाँ पे नाउन अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य, इन दोनों का जो मकसद है वो किसी एक चीज से है, वो है फूड। इन दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं? फूड। राइस और करी दोनों मिलकर बन जाएंगे फूड, और इसके साथ में आने वाली वर्ब आएगी सिंगुलर, प्लूरल नहीं आएगी। समझ गए आप? और समझिए, द हॉर्स and carriage is ready for us। अब the horse और carriage ये दोनों नाउन है, तो दोनों नाउन है और दोनों ही जुड़ गए हैं एंड से। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाते हैं तो वर्ब आती है प्लूरल, बिल्कुल आती है। लेकिन अगर दोनों नाउन का उद्देश्य किसी एक ही वस्तु से हो तब वहां वर्ब सिंगुलर आएगी। भाई घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा बोगी, यानी जब तक घोड़ा और गाड़ी को एक साथ नहीं जोड़ोगे तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बनेगी। इन दोनों का उद्देश्य रही नहीं रहेगा, क्योंकि घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं जिसमें लोग यातायात करते हैं, आते हैं, जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं। तो समझिए, अब दी हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी फॉर यू, तो यानी घोड़ा और गाड़ी दोनों को मिला के बनाया मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी जब तक ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, नहीं मिलेंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए इनके साथ में आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और उन दोनों का मतलब किसी एक ही वस्तु से हो, किसी एक ही विचार से हो, किसी एक ही व्यक्ति से हो, तो उनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ये बात ध्यान रखना। इससे पहले मैंने आपको बताया है, अगर दो सिंगुलर नाउन से पहले
कोई ईच या एवरी हो तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ ऐसे ही पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, जिन पे हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार से समझते रहेंगे तो ये टॉपिक आप, मैं विश्वास से कह सकता हूं, मैं पूरे उम्मीद से कह सकता हूं कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा जी। जी अब समझना, अब रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 क्या कहता है समझिए। रूल नंबर 6 कहता है इफ टू क्लोज, if two clause are joined with and verb is plural, ये क्या बात हुई? क्लोज, अभी तो सर आप बात कर रहे थे सब्जेक्ट की, अभी तो आप बात कर रहे थे सब्जेक्ट की, अभी तो आप बात कर रहे थे नाउन की, अभी तो बात कर रहे थे आप प्रोनाउन की, अभी तो सर आप बात इनकी कर रहे थे। बिल्कुल कर रहा था भैया, क्लोज भी तो सब्जेक्ट का ही काम करते हैं, ये भी तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये भी तो किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकते हैं। यस, सामने से क्वेश्चन ये आता है सर क्लोज होती क्या है? क्लोज का मतलब होता है प्यारे बच्चों उपवाक्य, यानी a group of words that include a subject and a verb, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक कार्य करने वाला सब्जेक्ट हो और एक क्रिया हो, यानी क्लोज, a clause जनरली ओनली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्योंकि जो क्लोज होती है सेंटेंस का पार्ट होता है, इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक अपनी इसकी वर्ब होती है। तो जब दो क्लोज एंड जुड़ जाते हैं, इसके बाद में आने वाली वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। जैसे what he says, what he says and what he does, what he says and what he does are not known to us। वो क्या कहता है और वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, हमें पता नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है what he says and what he does are not known to us, वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, वो कहाँ आता है, हमें क्या पता। तो what he says ये अपने क्लोज है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, एंड what he does और वो क्या करता है, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, are not known to us, यानी जब दो क्लोज जुड़ जाते हैं एंड से, इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। आप समझ सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं क्लोज। why she laughs, वो क्यों हंसती है, and why she weeps, वो क्यों रोती है, वो क्यों हंसती है, वो क्यों रोती है। आर क्लियर टू अस, जी हमें सब मालूम है वो क्यों हंसती है, वो क्यों रोती है। तो प्यारे बच्चों ये दो क्लोज हैं और इन दोनों क्लोज के बाद में आने वाली जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी।
आप समझ गए होंगे कि क्लोज किसे कहते हैं। क्लोज में स्टार्टिंग में एक हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है जो काम करता है कंजक्शन के रूप का, ये जो है, और इसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधे सीधे सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आएगी, तो ये क्लोज बन जाएगी, ये क्लोज बन जाएगी। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम दो वाक्यों को एंड से जोड़ देते हैं तो उनके बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं होगी। आपको गलती में, मिस्टेक में, सेंटेंस में, एरर में आपके है हेल्पिंग वर्ब इजी मिल सकती है, हैज मिल सकती है, वोज मिल सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको सेंटेंस को पढ़ के देखना है, समझना है और सेंटेंस को कट करना है। आपको समझाना है अगर दो क्लोज एंड जुड़े हुए हैं तो उनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं होगी। और समझिए, समझते जाइए, बस समझना भी आसान है, करना भी आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मेहनत करनी सीख लो, मेहनत करने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ इट। यस, रूल नंबर 7 में आते हैं भैया। इफ टू nouns, pronouns are joined with preposition, verb is singular। अब आप समझिए, यदि दो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाते हैं तो उनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी। जैसे डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, was lost, was past, man after man, has gone, man after man has gone, सिंगुलर वर्ब, यानी आफ्टर हमारी प्रीपोजिशन है। ये मैन हमारा नाउन है, मैन हमारा नाउन है, डे हमारा नाउन है, डे हमारा नाउन है, लेकिन जो आफ्टर है ये हमारी प्रीपोजिशन है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे तो वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाते हैं उनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ये आपको भूलना नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है जी। जी प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं रूल नंबर 8 में, उसको बड़े ध्यान से समझना, उसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि कुछ सेंटेंस आसान होते हैं, समझ में जल्दी आ जाते हैं, कुछ रूल्स, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें टेढ़ी मेढ़ी चीजें मिल जाती हैं तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने माइंड को कूल रखो और समझने की कोशिश करो जी। आपने प्यारे बच्चों सुना होगा सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस क्या होते हैं? इनमें प्यारे बच्चों इनमें जो है परिकल्पना होती है,
कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम पूरी कल्पना करते हैं, ये अनफुलफिलमेंट सेंटेंस होते हैं। इनमें व्यक्ति की डिजायर होती है, इच्छा होती है, तो व्यक्ति इस वर्ड का यूज करता है बार बार, काश, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो ये क्या है, ये कभी ना पूरी होने वाली हमारी इच्छाएं होती है, इन्हें हम अनफुलफिल्ड डिजायर बोलते हैं, जिनको दूसरे रूप में सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। इनमें व्यक्ति, मैं खुद भी और आप भी, हम सब क्या है, पूरी कल्पना करते हैं। काश मेरे पास एक कार होती, काश मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता, काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजकुमार होता, काश मैं ऐश्वर्या राय की तरह सुंदर होती, तो हो तो नहीं होती, तो कल्पना करते हैं। काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, हो तो नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं जी। तो इन्हें बोलते हैं सबऑर्डिनेट सेंटेंस। इन सेंटेंस में क्या होता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ में आने वाली जो वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब में तो वर आएगी, और दूसरी मतलब लिविंग के लिए अगर बात करते हैं किसी पर्सन की, तो पर्सन के लिए तो आएगा वर्ब, और थिंग के लिए आएगा हेड, थिंग के लिए आएगा हेड, चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो। और इस तरह के सेंटेंस अधिकतर जो है प्रेजेंट टेंस में ही व्यक्त किए जाते हैं। इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान शुरू होती है इफ से। एज इफ मानो, एज दो मानो, मानो, मानो की, मानो, काश, काश, ओ दैट, ये देखो, ओ दैट, वुड दैट, सॉरी, वुड दैट, काश, 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 मानो, मानो। इनकी शुरुआत ऐसे वर्डों से होती है जो हमारे सपोर्टर सेंटेंस होते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह के सेंटेंस की शुरुआत होती है इन वर्डों से। कभी कभी आई विश इनसे शुरू हो जाते हैं, आई विश दैट। कभी कभी he she wishes that, कभी कभी इनसे शुरू हो जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट सेंटेंस। इनमें क्या होता है, इनमें अगर सिंगल सेंटेंस है तो उसमें वर या हेड आएगा, और अगर डबल सेंटेंस आ रहे हैं, कंजक्शन दैट लगा के आ रहे हैं, तो आधा पार्ट प्रेजेंट में और आधा पार्ट पास्ट में होता है। इस तरह के एग्जांपल मैं अभी आपको समझा देता हूं जी। इसे आप कर दो, सॉल्व करना चाहोगे, करना चाहो तो कर सकते हैं आप, ये मैजिक पहचान है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब मैंने पहले वाले टॉपिक पढ़ा था प्यारे बच्चों, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, इन वाले सेंटेंस को देखकर कंफ्यूज हुआ मैं। बाकी तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने माइंड को खोल कर और समझा इसको और पूरी कल्पना की। तब मुझे एहसास हुआ कि है तो प्रेजेंट में, है तो वर्तमान में, लेकिन कल्पना करते हैं कि ये चीज हमारे पास अगर पहले से ही होती है, नहीं अगर होती तो क्या होता जी। जैसे इफ, काश, सी वर्ब आ प्रिंसेस, काश वो एक राजकुमारी होती, है तो नहीं होती, तो ये कल्पना की जा रही है। ओ दैट, काश, आई वर्ब आ बर्ड, काश में पक्षी होता, सॉरी, काश में पक्षी होता। वुड दैट, काश, he had a plane, काश के पास एक प्लेन होता, कल्पना हो रही है, तो इन वर्डों से करते हैं कल्पना। तो जहां कहीं भी सबऑर्डिनेट सेंटेंस आ जाए, समझ जाना बच्चों, वहां बी का जो मतलब होगा वो वोज या इज या आर या एम नहीं होगा,
नहीं होगा। वहां जो है प्यारे बच्चों बी का मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्षिल होगा। ये ध्यान रखना, चाहे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो। ठीक, इस तरह से देखना और समझे सेंटेंस को। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो, आप अच्छे बच्चे हो, आप मेहनती बच्चे हो। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है। और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक भी कर सकते हो, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे बटन दबाना है, सिंपली जी। he behaves, वह ऐसे बर्ताव करता है, वह ऐसे पेश आता है, as if, मानो मानो he were the prime minister, मानो वो प्रधानमंत्री हो। वो ऐसा व्यवहार ऐसा है, वो इस तरह से बर्ताव करता है जैसे देश का प्रधानमंत्री करता है। तो इसका मतलब क्या है, यह कल्पना की जाती है। She sings as though, वह ऐसे गाती है as though she were लता मंगेशकर, वह ऐसे गाती है मानो लता मंगेशकर हो। तो प्यारे बच्चों, लता मंगेशकर जी की आवाज तो बहुत ही प्यारी, बहुत मधुर थी, वो तो हमारे देश की कोकिला थी, ठीक है। लेकिन अब सी अपने आप को कैसे क्या शो कर रही है, सी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह ऐसे गाती है जैसे लता मंगेशकर गाती है। तो यानी यहाँ पे सिर्फ सी के बारे में कोरी कल्पना की जा रही है। तो प्यारे बच्चों, एज, इफ और एज दो के बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, ये एग्जाम में क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं समझता हूं जितने पॉइंट मैंने आपको कल और आज भी समझाए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ये इस टॉपिक के मेन टॉपिक थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये सारे मेन टॉपिक थे जो मैंने आपको पॉइंट, टॉपिक नहीं मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए हैं अभी। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, अपने नोटबुक में नोट्स बना लेना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप इस काम में कंजूसी कर देते हो, मैं जानता हूं, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे साथ हमेशा बने रहिए और इस तरह की ग्रामर की जो छोटी छोटी टिप्स हैं इनको लेते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।